से क्या है कि ये दुनिया एक बगीचा है ना जी। इसे सींचने के लिए एक माली की आवश्यकता होती है। ठीक उसी प्रकार हमारा जो भारत में विविधतापूर्ण देश है, यहाँ भी बहुत सारे जातियाँ, बहुत सारे धर्म के लोग रहते हैं। एक फूल के बगीचे के समान है। वो जैसे बगीचा सींचने के लिए माली की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार हमारा जो भारत है, ठीक है, भारत रूपी जो बगीचा है उसमें जो विभिन्न प्रकार के जाति समुदाय जो रहते हैं, उन्हें सींचने के लिए भी हमें माली की आवश्यकता होती है। तो देखा जाए तो वर्तमान समय में तो क्या लगता है कि क्या कोई ऐसा माली उभर कर आए हैं? मेरा कहने का तात्पर्य हुआ कि क्या कोई ऐसा महामानव आए हैं जो शिक्षा के क्षेत्र में महिलाओं, खासतौर से महिलाओं, वंचितों और हम कहानी के जरिए अगर जो समझने की कोशिश करें तो हमें ज़्यादा समझ में आएगी। आज से 200 साल पहले एक लड़का 20-22 वर्ष की अपने प्रिय मित्र के बारात में, शादी में शामिल होने के लिए महाराष्ट्र जाता है। और उस में जब वो लड़का जाता है, वहाँ पे इनकी पहनावा और कल्चर को देख के वहाँ बाराती में जो आए लोग रहते हैं और इनमें जो शामिल होने के लिए और लोग आते हैं, वो इन्हें अपमानित करते हैं। और अपमानित करने के बाद इन्हें वहाँ से भगाने की कोशिश करते और भगाते हैं। लेकिन भगाने से पहले इनके गले में हाड़ी और कमर में झाड़ू बांध देते हैं और वहाँ से निकाल देते हैं अपमानित करके। इसी दरमियान जब एक और उसी तरह के व्यक्ति जो अवस्था में इनको निकाला गया, बच्चे को निकाला गया, उसी अवस्था में एक और आदमी आ रहा था। वो देखकर हंसने लगता और हंस कर कहता है, भाई साहब आप मान लो कि हम शूद्र हैं। के मन में बहुत प्रतिशोध और बहुत क्षुब्ध अवस्था था। क्या ऐसा मैंने अपराध किया उस बारात में जाकर? ये सोचते सोचते घर गए और अपने पिता से पूछते हैं कि पिताजी आखिर ऐसा कौन सा मैंने अपराध किया? परिजन आए हुए थे, वहां से मुझे भगा दिया और अपमानित किया और गले में झाड़ू टांग दिया, गले में मटका टांग दिया और कमर में झाड़ू बांध दिया और अपमानित करते हुए मुझे भगा दिया। तो उनके पिता कहते हैं कि शुक्र मनाओ, वो तुम्हें बस अपमानित किए हैं, में झाड़ू और गले में मटका बांधे हैं, उसके मन में कोई सजा देने की ख्याल नहीं आया, नहीं तो उसका सजा भी बहुत ज्यादा विनाशकारी होता, सह नहीं पाते। तो ये सुनने के बाद वो कौन होंगे? तो वही जिनका जन्म आज ही के दिन 11 अप्रैल 1827 ईस्वी को महाराष्ट्र में हुआ था, गोविंद राव के घर में, जिनका माता के नाम जो था चिमनी बाई। लेकिन दुर्भाग्य कहिए तो चिमनी बाई जब अपने बच्चे ज्योतिराव का जन्म दिए थे, उनके मात्र 1 साल के बाद इनकी मृत्यु हो गई चिमनी बाई। अब इनके लालन पालन की व्यवस्था जो है सगुना बाई जो एक दाई थी वही की, लालन पालन। उसके बाद में जब ये 7 वर्ष के हुए तो इनके पिताजी एक स्कूल में इनको एडमिशन करवाए और वहां पे पढ़ने जाने लगे। लेकिन विचारधारा के लोग इनके पिताजी को यानी कि गोविंद राव को बहका दिए और इनके दिमाग को डाइवर्ट कर दिए ब्रेन वॉश कि आपके बेटा जो है धर्म विरोधी कार्य कर रहा है। उसे स्कूल से निकलवा दिया गया और वहां से उनको निकलवा दिया गया। अब ज्योतिराव फुले की बात कर रहे हैं? जी हाँ, ज्योतिराव फुले की बात कर रहे हैं। तो वहां से उनको निकलवा दिया। लेकिन उन्हीं में से कहते हैं ना, 100 जहाँ पे आपको विरोधी है, आपको आलोचना करने वाले हैं, लेकिन उसी भीड़ में 2-4 व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जो आपके शुभ चिंतक होते हैं और आपके जीवन स्तर को ऊंचा बनाने के लिए हर क्षण तत्पर रहते हैं। उसी में से इनमें 2 मित्र थे इनके। वो इनके पिताजी को समझाते हैं। उनके 2 मित्र रहते ना? जी मतलब एक तरह से उनके शुभ चिंतक रहे। हाँ समझिए, तो मित्र है, शुभ चिंतक, जो भी कहिए। तो हम आप ही से जानना चाहते हैं कि उन 2 मित्रों का नाम क्या था और उनके जीवन में क्या योगदान था? पहला मित्र का नाम था गफ्फार बेग मुंशी और दूसरा के नाम था
पादरी लिजिड, ये दो, तो वही अंग्रेज का स्कूल होता है, पादरी का स्कूल, ईसाई का स्कूल, जो कि पूर्ण तरह से विज्ञान, तर्कवाद और तथ्य पर आधारित पढ़ाई को पढ़ाया जाता है, कि नहीं? हाँ, और उसी पढ़ाई को पढ़ते हुए एक समय ऐसा आया था कि जब उनको स्कूल से निकाल दिया गया था, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद ज्योतिराव ऐसा कर दिखाए कि जिस जगह से स्कूल से निकाला गया था, उसी जगह पे इतने स्कूल खोले कि समझिए तो वो जगह को स्कूल की राजधानी कहिए या स्कूल का हब कहिए, वो परिणत कर दिए थे अपने स्कूल की बागिया, आपके सब हाँ, स्कूल की बागिया। ठीक है, उनके दो मित्र आए, उनके पिताजी को उन्होंने समझाया, तब फिर उनके पिताजी समझे और शायद ज्योतिराव फुले को भी हिम्मत बढ़ाया उन्होंने। हाँ, तो आप कह रहे थे कि ज्योतिबा फुले को उनके स्कूल से निकाल दिया गया था। हाँ। फिर उनको इस बात से उनको इतना गहरा असंतोष हुआ, उन्हें प्रण कर लिया होगा शायद, निकालो तुम हमको स्कूल से। हाँ। लेकिन हम आगे चल के या अभी से कुछ समय बाद ही ना, हम ऐसा सोच लिए हैं कि हमको भी कुछ करना है लोगों के लिए, इसलिए उन्होंने एक स्कूल की जगह कई एक स्कूल खोले। हाँ, तो इसके मतलब बहुत सारा स्कूल खोले। तो हम आपसे पूछना चाहते हैं कि आप ज्योतिराव फुले का कह रहे हैं ना, तो क्या उनकी जो पत्नी थी उनका भी शायद योगदान रहा होगा उनके साथ, मतलब वो भी का साथ दिए होंगे बहुत ज्यादा। जैसे कि बात हुई ना, इसके पीछे हर एक इनके जीवन जो है ना, एक मोड़ है, घुमाव। ये जा रहे थे कहीं दूसरा जगह गए थे, समझे ना, और वहां पे एक ब्रिटिश इंसान से भेंट होती है, इनका नाम भूर है। तो हाँ, भूर है। वहाँ पे ये अपने स्कूल के बारे में चर्चा करते हैं कि हमने एक स्कूल खोला है, बहुत सारे स्कूल खोला, उसमें शिक्षकों की कमी होती है। अच्छा। तो वो बोले कि आपके अगल बगल जो शिक्षक है उनसे क्यों नहीं लेते हैं सहयोग लेते हैं? तो ये सहयोग लिए थे। पहले ब्राह्मण शिक्षक जो थे, कुछ सब ब्राह्मण अभी भी खराब नहीं है और उस समय भी खराब नहीं है। उस समय भी बहुत सारे ऐसे ब्राह्मण तबके के लोग थे जो सच में समाज सुधार करना चाहते थे और कर रहे थे। एक बात बोलना चाहता हूँ, देखिए ब्राह्मण शायद खराब नहीं होते, जो ब्राह्मणवादी सोच रहता ना, वो समाज को सही दिशा में दशा देने। हाँ, तो उस समय हुआ ना कि जो ब्राह्मण भाई जो ज्योतिराव को मदद कर रहे थे विद्यालय चलाने में, ब्राह्मणवादी विचारधारा के कई सड़े हुए समाज के दकियानुसी सोच रखने वाले उन ब्राह्मण भाई को सामाजिक बहिष्कार करते। अच्छा। अपने घर में जाति बिरादरी समाज में निकाल दिया और बहिष्कार किया। वहां से इनके विद्यालय को, ज्योतिराव के विद्यालय को छोड़कर चले गए। अब इनके पास समस्या आ गई शिक्षक की। सब अकेले पड़ गए। हाँ, अकेले पड़ गए, सारा जिम्मेवारी। हाँ, सारा जिम्मेवारी। दूसरी बात था, पढ़े लिखे अकेले थे। और एक वहां पे वो बोले कि वो जो ब्रिटिश आदमी थे, नाम हम उनका भूल है, तो वो कहे कि आपकी पता है सबसे बड़ी समस्या क्या है? आप लोग अपने महिला को नहीं पढ़ाते, और जो आप अपने महिला को पढ़ाते तो शायद अभी आप 2 आदमी हो जाते, आपकी पत्नी भी होंगी, तो दोनों मिलकर कार्य करते, स्कूल को संचालन करते। ये बात तो उनके दिमाग में बैठ गई ज्योतिराव को। अब वहां से पूरा काम करने के बाद जब लौटे तो सावित्रीबाई फुले जो इनकी पत्नी थी, बचपन में इनको शादी हो गई थी, तो वहां पे आए और कहे कि सावित्री तुम्हें पढ़ना होगा, इस समाज के बदलना होगा, बदलने के लिए तुम्हें पढ़ाई की जरूरत है। तो सावित्रीबाई जरूर बोले होंगे उस समय कि मुझे कौन पढ़ाएगा इस उम्र में, महिला। बोले कि पहले हम तुम्हें ही पढ़ाएं। और उस समय से उनको शिक्षा दिया सावित्रीबाई को, पढ़ाई लिखाई खुद। जब पढ़ लिख गए तब इनको कार्यभार सौंपा गया, स्कूल को सौंपा गया। तो रास्ते में जाते थे पढ़ाने के लिए, तो बहुत सड़े हुए सोच वाले इंसान जो थे, ये नहीं कहेंगे कि ब्राह्मण जाति के थे, वो हम नहीं कहेंगे कौन से जाति के, लेकिन हम इतना कहेंगे कि नहीं रहे। हाँ, समाज के शुभ चिंतक नहीं, वो समाज के सड़े हुए सोच रखने वाले व्यक्ति। हाँ, वो जो व्यक्ति थे कीचड़ उछालते हैं, गालियां देते हैं, मैला फेंकते हैं, बहुत तरह से जितना हो सका हाँ उतना प्रताड़ित सामाजिक रूप से। लेकिन बराबर सावित्रीबाई फुले आके घर में रोने लगते हैं, तो
ज्योतिराव बोलते हैं कि सावित्री, तुम जो काम कर रही हो ना, ये कोई साधारण महिला नहीं कर सकती है, और तुम साधारण महिला नहीं हो, तुम्हें ये काम करना होगा। और ये जो तुम्हें गाली देते हैं, कीचड़ फेंकते हैं, इसके अलावा वो कुछ कर भी नहीं सकते हैं। तुम अपने काम पे डटे रहो, तुम ध्यान मत देना। तो उसी दिन क्या किए, इन्हें डबल साड़ी जो पहनते थे, महिला अभी भी पहनती है, तो डबल साड़ी उनको दिए, कहें कि सावित्री ये जो है अपने साथ झोला में रख लो, और झोला में रख लो, और रास्ते में एक गंदा होने के लिए पहन लो। जब वहां पे जाना तो बदल के वहां पे पढ़ाना, और फिर रास्ते में फिर वही गंदा साड़ी पहन के आना, लेकिन वहां पे बदल। इस तरह से करना है। इसको भी सिखाते हुए वो पूरी तरह से अपनी शिक्षा की यात्रा को बदलते गए और पूरी करते गए। धीरे 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 एक ऐसा समय आया कि लोग समझ गए थे। लेकिन अब समझिए कि क्या उस विद्यालय जो खोले थे, पढ़ाने जा रहे थे, तो वहाँ पे बच्चे लोग इनके घर के आते होंगे पढ़ने के लिए। बिल्कुल, उस समय तो खैर सभी को शायद पढ़ने का भी अवसर नहीं मिलता हुआ, कुछ ही खासी वर्ग समुदाय के लोग पढ़ते होंगे। हाँ, ठीक है। उन ब्राह्मण, अब सोचिए कि जो ब्राह्मण के घर के जो ब्राह्मण लोग हम लोग को विरोध कर रहे थे शिक्षा के, बताइए ज्योतिराव कितने उच्च विचार के होंगे, और सावित्रीबाई फुले कि उन्हीं के घर के बच्चों को पढ़ा रहे, और सिर्फ उन्हीं के बच्चे को नहीं, अछूत बच्चों को भी पढ़ा रहे थे साथ। कितनी सामाजिक समरसता की बात उस समय कर रहे थे, छोटे छोटे बाल मन पे सामाजिक समरसता की बात को चढ़ा रहे थे। एक शिक्षक को ऐसा होना ही चाहिए। ये बातों को चढ़ा रहे थे, लेकिन फिर भी कुछ व्यक्ति जो है इनका विरोध किया। अब ये सोचे कि स्कूल भी चलाना है, समाज में बदलाव भी लाना है, तो एकाएक किसी बात को खारिज कर देना सही नहीं। सही बात। तो वो क्या किए, सबों के लिए अलग अलग विद्यालय की व्यवस्था की। जैसे महिलाओं को पहले शिक्षा की व्यवस्था नहीं थी, जरूरी, हाँ, उनको लिए लड़कियों के लिए पहली स्कूल खोले। तो उनका प्रिंसिपल जो थे सावित्रीबाई फुले ही है। अब बताइए कि वहाँ पे बच्चे को जब लड़कियों के लिए पहला स्कूल खोले, तो लड़कियां किस प्रकार आती होगी पढ़ने? तो ऐसा सुने ना कि जो उच्च वर्ग के जो लोग थे ना, उनकी महिलाएं को पढ़ने का उतना अधिकार नहीं था शायद। लेकिन ज्योतिबा फुले, उनकी जो धर्म पत्नी थी, क्या सावित्रीबाई फुले, उनका इसमें बहुत अहम योगदान रहा। बहुत ज्यादा महिलाओं के लिए बहुत कुछ कर गुजरने का उनमें जज्बा था। इसलिए उन्होंने सभी को आह्वान किए थे। सभी वर्ग समुदाय की महिलाओं को उन्होंने क्या किया था, अपने पास पढ़ने के लिए उनको लाया था, आमंत्रित किए थे। और वहाँ पे जो उस समय की जो अभिभावक थे, यानी गार्जियन थे, पता है किस तरह से, एक वेब सीरीज हम देख रहे थे, उसमें दिखाया जा रहा था बच्चे को बोड़ा में कस के, बोड़ी में, ठीक है, बोड़ी में कस के, 5-7 साल की जो बच्चियां रहती है, बोड़ी में कस के लाते हैं। कुछ पेटारी में, जैसे सब्जी या फल बड़ा सा पेटारी में ले जाते हैं ना, उनमें बैठा के लाते हैं, और फिर वहां पे छोड़ के जाते हैं। या उनके लिए सावित्रीबाई फुले उनके लिए भी एक कमरा की व्यवस्था किए थे। जो भी अभिभावक यहाँ पे आते हैं तो बच्चे को लेके जाएंगे, बीच में नहीं टहलेंगे, तो उनके लिए हम पढ़ते हैं। तो फिर आगे क्या कि जो ज्योतिबा फुले थे, उनका साहित्य क्षेत्र में भी योगदान रहा होगा। उन्होंने कुछ शायद रचनाएं भी की होगी। ये दीन बंधु नाम की एक पत्रिका चलाती, जिसको अखबार हम कह सकते। तो उस समय की जो थी अखबार जो थी, लगभग 1868 या 60 की बात है, 1868 की। उस समय उस दीन बंधु अखबार को मजदूरों का आवाज कहा जाता था। मजदूरों के बीच में, मतलब ये मजदूरों की आवाज उठाते थे। जैसे कि 14 घंटा काम लिया जाता था, उसके लिए अलग व्यवस्था बनवाया, आवाज उठाया। मजदूरी कम थी, परिश्रम ज्यादा था, वेतन भत्ता पे बात उठाया। हाँ, इस तरह से बहुत सारे उसने अपने बातों को मेंशन किए मजदूरों की तरफ से। और इतना उसी पत्रिका के आधार पे अंग्रेज सरकार पर इतना दबाव डाले कि ट्रेड यूनियन एक्ट मजदूर का बनाया गया, इन्हीं के पत्रिका के आधार पर। इनके मतलब इन्होंने पत्रिका के माध्यम से अंग्रेजों पे दबाव बनाया। हाँ, और सबसे प्रसिद्ध किताब, एक किताब है गुलामगिरी। हाँ, ये जब लिखे तो उस समय ये गुलामगिरी लिखने वाले
ज्योतिबा राव फूले पे आत्मघाती हमला भी किया और कहा गया कि ठीक है भारत सरकार उस समय औपनिवेशिक सरकार की है, क्योंकि भारत अंग्रेजों को औपनिवेशिक सरकार, लेकिन उसको ज्यादा मतलब नहीं था। लेकिन भारत के लोग जो दकियानुसी समाज विचारधारा के थे, वही अंग्रेज सरकार को दबाव डलवाया कि इसे बंद किया जाए। तो उसे क्या मतलब थी, उसको तो कुछ लेना देना नहीं चाहिए। तो महाराष्ट्र सरकार गुलामगिरी को फिर से प्रकाशित करवाया और उसे कई एक भाषा में अनुवाद करवा के फिर अपनी लोगों के बीच में रखा। हाँ लाया गया। हाँ, तो ज्योतिराव फूले की सबसे बड़ी रचना को कहा जाए तो गुलामगिरी। उसमें ही लिखते हैं उसमें लिखते हैं कि अगर जो कोई भी गुलाम है तो उसको सिर्फ ये एहसास दिला दो कि वो गुलाम है, खुद अपनी गुलामी को बेड़ी को तोड़ लेगा, फिर एहसास दिलाना है। हाँ, उसी किताब में लिखते हैं। आप हमारे जो ऑडियंस है, आप उनको सलाह देना चाहते हैं कि आप मतलब ये गुलामगिरी को पढ़ें? हाँ जरूर। हम तो कहते हैं कि भारत की ही नहीं, पूरे दुनिया में जितने भी लोग हैं उन्हें एक बार गुलामगिरी पढ़ना चाहिए। और मैं गुलामगिरी के ऊपर एक विशेष काम भी किया है। हर एक चैप्टर वाइज चैप्टर को मैंने आसान भाषा में करके, आम जन की भाषा में, साहित्य की भाषा से अलग करके अपनी भाषा में उस पर वीडियो बनाया है। और प्रत्येक चैप्टर को 16 अध्याय है और 16 अध्याय के अलग अलग चैप्टर बना के मैंने यूट्यूब पर लोड कर दिया, ताकि कुछ व्यक्ति जो जिनको नहीं पढ़ने आते हिंदी, क्योंकि गुलाम कहने का मतलब है वो पूरी तरह से गुलाम है, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, व्यवस्था, हाँ पूरी तरह से। तो अगर जो अभी सोशल मीडिया का समय है, तो अगर जो जानना चाहे कि आखिर वो गुलामगिरी में ज्योतिराव फूले क्या लिखे हैं, तो मेरी वीडियो जाके देख सकते हैं। और सिर्फ हम ही नहीं है, बहुत सारे ऐसे महान आत्मा लोग जो हैं उन किताबों को पढ़ के उन पे वीडियो बनाए हैं, प्रोग्राम बनाए हैं और डाले। तो उसी में मेरा भी एक वीडियो है। मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ मैं ही किया, बहुत सारे, हाँ बहुत सारे लोग। तो हम शायद अम्बेडकर के बारे में पढ़ रहे हैं, तो अम्बेडकर के प्रेरणा स्रोत है ज्योतिबा फूले। हाँ, तीसरी प्रेरणा स्रोत है। जैसे जैसे पहला प्रेरणा स्रोत महात्मा बुद्ध और दूसरा प्रेरणा स्रोत कबीर थे और तीसरे प्रेरणा स्रोत जो थे ये महात्मा ज्योतिराव फूले थे। उनके बारे में भी ये कहते हैं ना, अम्बेडकर अपनी किताब में मेंशन करते हैं, अछूत कौन है, किताब लिखते हैं डॉक्टर अम्बेडकर, उसी में ये बात लिखते हैं। और सारे समाज सुधारक तो सिर्फ परिवार सुधारक हुआ, लेकिन समाज सुधारक के रूप में सच्चे समाज सुधारक ज्योतिराव फूले हुए। सही बात कुछ अच्छा, जैसे कि ज्योतिराव फूले अपने समय में एक बड़े महामानव के ये समाज सुधारक के हुए, तो क्या उनके समकालीन या उन्हीं के समय में या उनके कोई मित्र भी थे जो इस तरह का प्रयास किए थे समाज को सुधारने में? हाँ, महादेव गोविंद रानाडे ये इनके मित्र थे और ये भी बहुत बड़े पैमाने पे सामाजिक सुधार आंदोलन चला रहे थे और इनसे अच्छी जमती। सब एक दिन नहीं रहता, सब दिन होता ना एक समाना, ये वाला बात होती है कि गोविंद रानाडे, महादेव गोविंद रानाडे की एक बहन थी, वो विधवा हो गई, उनके पति मर गए, उनके पति का आकस्मिक मृत्यु। हाँ, तो आकस्मिक मृत्यु हो गई, तो पता चला तो ज्योतिराव गए उनके पास सहानुभूति यानी ढाढ़स बढ़ाने के लिए। ये सुझाव दिए कि गोविंद अपनी बहन को दूसरा शादी कर रहे हैं, यानी कि एक तरह से विधवा पुनर्विवाह की बातों को चलाने की कोशिश कर रहे थे और चलवा भी रहे। महादेव गोविंद रानाडे मना कर दिए, नहीं करवाए, तो उतना आहत नहीं हुए, ठीक है। लेकिन उसी के कुछ महीने बाद, कुछ साल बाद, कुछ समय बाद महादेव गोविंद रानाडे की मृत्यु पत्नी की हो जाती है, उनकी पत्नी की मृत्यु हो जाती है। जब पत्नी की मृत्यु हो जाती है तो ये क्या करते हैं, उनके कुछ ही समय के बाद एक 13 वर्ष की लड़की से ये शादी कर लेते हैं। अच्छा, ये महादेव गोविंद रानाडे, हाँ ये शादी कर देते हैं। सामाजिक सुधार वाले व्यक्ति थे, पॉपुलर थे, प्रसिद्ध थे, ये खबर पूरे फैल जाती है एरिया में। कहते हैं ये सिर्फ हाँकने वाले, डींग हाँकने वाले समाज सुधारक, ये कोई समाज सुधारक नहीं। उसी दिन से
ये ज्योतिराव फूले उनसे दोस्ती तोड़ लेते हैं और कहते हैं कि ऐसे ऐसे व्यक्तियों से दूर ही रहना चाहिए, और खुद को अपने आप उनसे अपने आप को दूर कर लेते हैं। हाँ, ऐसे व्यक्ति थे ज्योतिराव फूले। अच्छे, जैसे कि इन्होंने तो बहुत सारा समाज सुधार किया, समाज सुधारक थे, महामानव थे। हाँ, उनका वृत्ति क्या था, पेशा क्या था, वे क्या करते थे अपनी आजीविका चलाने के लिए? कुछ तो किया करते होंगे, समाज क्या किया करते थे? ये जो थे वृत्ति इनकी जो थी ना, माली जाती, फूलों को सींचने वाले, जैसा नाम में ही